हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम लोग छठा अध्याय को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे अध्याय है एक लेख और एक पत्र। ठीक ना, बहुत ही एक तरह से अच्छा एक तरह से निबंध है जिसको जो है भगत सिंह ने लिखा हुआ था। तो आज इस पर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से। आप लोग सेशन के लास्ट तक रहिएगा और मैं हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। चलिए, सबसे पहले भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद जो है चलेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, भगत सिंह का जो जन्म है वह 28 सितंबर 1960 को हुआ था और इनका जो बचपन जहाँ पे इनकी जन्म हुई थी, जन्म स्थान है वह है बंका चक्का कत्थक। ठीक ना, शहादत जो है यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 23 मार्च 1931। दरअसल इनकी मृत्यु आप जानते हैं सभी लोग फांसी देने का हुआ था। ठीक ना, इनको फांसी दिया गया था इसलिए शहादत लिखा गया है। ठीक ना, इनकी जो शहादत है वह 23 मार्च 1931 को हुई थी। माता का नाम विद्यावती देवी था। माता का नाम क्या था? तो इनके माँ जी का जो नाम था वो विद्यावती देवी था और पिता सरदार किशन सिंह थे। पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह थे। आगे देखा जाए तो देखिए, इनके जो संपूर्ण परिवार था, पूरा जो परिवार था वह स्वतंत्रता सेनानी था। संपूर्ण परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। सभी लोग देश के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। फिर 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति आकर्षण, यानी 1914 में भगत सिंह का आकर्षण गदर पार्टी की तरफ हो गया। ठीक ना, और उसके प्रति तो वो आकर्षित हो गए। सन 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। यानी सन 1956 में भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में आकर एक नौजवान भारत सभा का गठन किया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 1914 में गदर पार्टी की ओर आकर्षण हुआ था और 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। ठीक ना, 8 अप्रैल 1929 को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। यहीं से मेन बात आती है, जहाँ से इनकी गिरफ्तारी होती है उसके बाद इनको फांसी दे दिया जाता है। तो 8 अप्रैल 1929 का दिन था और इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और ये थे। तो इन लोगों के साथ में केंद्रीय असेंबली में जो है इन लोगों ने क्या किया, बम फेंका और बम फेंकने के कारण इनको जो है गिरफ्तारी हो गई। ठीक ना, और इसके संबंध में ये जो है अब वहाँ पे, चूँकि ये जो अध्याय है एक लेख और एक पत्र, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक लेख को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक लेख ठीक ना, एक लेख और एक पत्र और एक पत्र, इसमें 2 अध्याय है। एक पत्र, तो इसमें 2 अध्याय है। यानी एक लेख जो है यह भगत सिंह ने एक लेख लिखा था आज़ाद यानी गिरफ्तार होने से पहले, और एक पत्र जो है यानी जब राजगुरु, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब गिरफ्तार हो गए उसके बाद पत्र के माध्यम से उन लोगों के बीच बातचीत हुई, तो उसे एक पत्र के नाम से लिखा गया। तो अभी हम लोग इस जो है क्लास में हम लोग सिर्फ पहला अध्याय यानी एक लेख को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना, एक लेख का सारांश आज हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक पत्र के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक लेख जो है यह आज़ादी नहीं, यह जो है भगत सिंह के गिरफ्तारी के पहले का लेख है। जब गिरफ्तार नहीं हुए थे उसमें, यानी जब पढ़ रहे थे तब का ये लेख है। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था। आप सभी लोग जानते हैं भगत सिंह देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ठीक ना, तो भगत सिंह का जो समय था वह देश के आज़ादी के संघर्ष का समय था। यानी उसमें देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया जा रहा था। इस समय नौजवान की भूमिका महत्वपूर्ण थी और वह जो समय था जिसमें देश की आज़ादी के लिए मतलब कि
यूज़ किया जा रहा था। तो उसमें जो नौजवान लोग थे, जो युवा लोग थे, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए जो है नौजवान व्यक्ति ही सबसे सफल होता है। यहाँ संकलित लेख से यह स्पष्ट होता है कि आज़ादी के लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दें। और कहा जा रहा है कि इस लेख से स्पष्ट होता है, यानी भगत सिंह ने जो लेख लिखा उस लेख से यह बात स्पष्ट होता है कि इस देश में आज़ादी के लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। यानी देश को आज़ाद करने के लिए भारत में ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, संपत्ति धन दौलत यहाँ तक कि अपने जीवन को न्यौछावर कर दे और पागलों की तरह इस जो है देश का दीवाना हो जाए, आज़ादी के लिए सब कुछ छोड़ के लड़ पड़े। ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत थी उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए। परंतु देश के विद्यार्थियों को राजनीति में जाने से रोका जा रहा था। आप जानते हैं जो स्टूडेंट होते हैं ये बहुत ही जो है मतलब कि ये कह सकते हैं कि इनका विचार ही बहुत आगे तक होता है, और ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को राजनीति में जाने से रोका जा रहा था। जब भगत सिंह थे, जब एडमिशन ले रहे थे, तो उस समय की बात है जब देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और ऐसे में ज़रूरत थी कि ऐसे नौजवान आगे आएँ जो सब कुछ देश को दे सकते हैं, और ऐसे में विद्यार्थी लोगों को राजनीति में आने से रोका जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि राजनीति में विद्यार्थियों को आना उचित नहीं है। इसके लिए विद्यार्थियों को कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उनसे इस शर्त पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था कि राजनीतिक कामों में हिस्सा ना ले। यानी कोई भी विद्यालय था, कोई भी विश्वविद्यालय था, उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के दौरान विद्यार्थियों से एक फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था, एक फॉर्म को भरवाया जा रहा था जिसमें यह डिक्लेरेशन था, यह बताया गया था फॉर्म में कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेता है तो उसे पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेना है। इस तरह से जो है एक फॉर्म पे साइन करवाया जा रहा था, एक एग्रीमेंट किया जा रहा था, एक जो है एफिडेविट जमा करवाया जा रहा था स्टूडेंट से। इस मनाही के लिए स्टूडेंट्स यूनियन को भी नेताओं ने पत्र भेजे थे। यानी कहने का मतलब है कि यह मना करने के लिए कि किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय में अगर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से राजनीतिक कामों में भाग नहीं लेना है। और इस मनाही के लिए, यानी इस चीज़ को मना करने के लिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे, जितने भी राजनीतिक नेता थे या जो नेता थे, वे लोग सभी जो है यानी जो विद्यार्थियों के जो संगठन थे, स्टूडेंट्स यूनियन को कहा कि सभी लोग स्टूडेंट यूनियन को पत्र भी भेजे थे कि स्टूडेंट यूनियन को कि किसी भी स्टूडेंट को राजनीतिक कामों में भाग नहीं लेना है। भगत सिंह कहते हैं कि राजनीति में सबसे पिछड़ा राज्य पंजाब है, और चूँकि उसमें भगत सिंह कॉलेज में ही थे, तो भगत सिंह कहते हैं, उनका कहना था कि अगर राजनीतिक मामलों में देखा जाए तो सबसे पीछे जो राज्य है वह पंजाब है। रीज़न क्या था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ की सरकार विद्यार्थियों को राजनीति में आने के खिलाफ थी। भगत सिंह कहते थे अगर पूरे देश में देखा जाए, भारत में देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक मामलों में पिछड़ा कोई देश है तो कौन है? पंजाब। रीज़न क्या दिए? रीज़न उन्होंने दिया कि क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यानी पंजाब की जो सरकार है, वह नहीं चाहती है कि स्टूडेंट्स जो है पॉलिटिकल कार्यों में भाग लें या राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप करें। इसके खिलाफ थी गवर्नमेंट, इसलिए वह राज्य बिल्कुल पिछड़ा था राजनीतिक क्षेत्र में। जबकि भगत सिंह इसे गलत मानते थे, और भगत सिंह का मानना था कि यह जो एक तरह से हस्तक्षेप है, जो राजनीतिक के जो लोग खिलाफ हो रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को भी राजनीतिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और उनका भी हक है। वे कहते थे कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही
अक्ल का अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही बात है। भगत सिंह का ऐसा सोच था, ऐसा कहते थे कि यही आज के जो नौजवान जो लोग हैं, कल के आगे चलकर देश की बागडोर इन्हीं के हाथों में होगा। और ऐसे में इन्हें जो है क्या करना चाहिए, इन्हें राजनीतिक मामलों में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक मामलों में अगर भाग लेते हैं, उन कार्यों में अगर हस्तक्षेप करते हैं, तभी इनको जो है हर चीज़ का ज्ञान होगा। तभी तो आगे आने वाले समय में जब इनके हाथ में देश की बागडोर आएगा, तो वे इस देश को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा मानना था भगत सिंह का। भगत सिंह कहते थे कि यह कहीं उचित नहीं है कि बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को राजनीति में आने से रोका जाए, ठीक ना। यानी भगत सिंह क्या कहते थे, भगत सिंह कहते थे कि स्टूडेंट्स को यानी नौजवान लोगों को अंधा बनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यही नौजवान लोग भारत की जो है बागडोर को संभालने वाले हैं, और ऐसे में इन्हें राजनीतिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। वे कहते हैं कि हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का काम सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है। भगत सिंह यह भी कहते थे कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का काम सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना है, परंतु ऐसी शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन भगत सिंह कहते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा जो यह कहती है कि विद्यार्थियों को कि सिर्फ आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, ऐसी शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। और यदि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस शिक्षा निकम्मी है जो क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। भगत सिंह क्या कहते थे, ध्यान दीजिएगा, भगत सिंह कहते थे कि शिक्षा का मेन उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन मैं जानता हूँ शिक्षा का मेन उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इसके साथ ही अगर ऐसी शिक्षा है तो इसमें संशोधन की ज़रूरत है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसी शिक्षा है जहाँ पे यह कार्य है, यानी ऐसी शिक्षा जिसका उद्देश्य है कि सिर्फ ज्ञान दिया जाए, तो ऐसी शिक्षा क्या करती है, निकम्मी और क्लर्की करने के लिए ही सिर्फ हासिल किया जा सकता है, इससे बाकी चीज़ नहीं किया जा सकता, ठीक ना। ऐसी शिक्षा क्या है, ऐसी शिक्षा इनके जो है विचार से अच्छे नहीं थे। फिर अगला लाइन है, भगत सिंह कहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनने तो राजनीति व्यवहारिक है। यानी भगत सिंह का यह भी विचार था कि महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, कोई भी लीडर हो, इनका भाषण सुनिए तो राजनीति व्यवहार है। इनका मतलब भाषण सुनिए तो यह तो राजनीति व्यवहार है। क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा रूप नहीं है? यह प्रश्न करते थे सुभाष चंद्र बोस जी कि हम लोग बहुत सारे नेताओं का भाषण सुनते हैं, जैसे गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन लोगों को भाषण सुनते हैं तो माना जाता है कि यह राजनीति व्यवहारिक है। लेकिन क्या यह जो भाषण सुनते हैं, क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा रूप नहीं है? कहा जाता है कि राजनीति करने से सरकार नाराज होती है। भगत सिंह कह रहे हैं, एक तरफ सरकार तो यह कहती है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना है, इससे सरकार नाराज होगी, इसके खिलाफ सरकार है। लेकिन क्या सरकार जब यह कहती है कि आप जाइए किसी भी पॉलिटिकल नेता का, किसी भी लीडर का भाषण सुनिए, तो क्या यह जो भाषण है यह राजनीतिक का भाग नहीं है? यह प्रश्न महात्मा जो है सुभाष जो है माफ़ी चाहूँगा, भगत सिंह कहते थे, ठीक ना। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराज़गी का हुआ। फिर भगत सिंह कहते थे, तो बात तो वही हुई कि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि आप पॉलिटिकल कामों में भाग मत दीजिए, दूसरी तरफ कह रही है कि जो है लीडर के जो है भाषण है उसको सुनिए। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ अपनी खुशी या नाराज़गी की बात कर रही है, यानी जहाँ पे खुश है वहाँ पे जो है छूट है, जहाँ पे खुश नहीं वहाँ पे मनाही है, ठीक ना। भगत सिंह कहते हैं कि सभी जानते हैं कि देश को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन को अर्पित कर दें और सारे उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दें। और भगत सिंह यह भी बात कहते थे कि मैं जानता हूँ और सभी लोग भी जानते हैं कि इस समय देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दे और सारी उम्र आज़ादी के लिए अपने को न्यौछावर कर दे और पागलों की तरह देश की सेवा करें।
ठीक ना। तो फिर कहते हैं तो बताइए आप लोग क्या ऐसे कार्य बूढ़े कर सकते हैं, बताइए। जहाँ पे जो है सब कुछ न्यौछावर करने की बात आ जाए, सुख सुविधा संपत्ति धन दौलत, यहाँ तक कि अपने जीवन को अगर न्यौछावर करने की बात आ जाए तो क्या ऐसा काम बूढ़े लोग कर सकते हैं? तो ऐसा उनका प्रश्न था। तो बताइए क्या ऐसा काम बूढ़े लोग कर सकते हैं? यदि नहीं, अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर नौजवानों को जंजाल में फंसने से क्यों रोका जा रहा है? यानी नौजवानों को पॉलिटिक्स में आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या उनका मकसद नहीं है पॉलिटिक्स में आकर अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करें? क्या उनके मन में देशभक्ति का विचार नहीं आता है? ठीक ना। तो ये जो है प्रश्न जो है भगत सिंह कर रहे थे कि क्या बूढ़े लोग ऐसा काम कर सकते हैं, देश को आज़ाद कर सकते हैं, अपनी धन दौलत अपनी सारी उम्र देश को न्यौछावर कर सकते हैं? अगर नहीं तो प्लीज़ आप विद्यार्थियों को और नौजवान लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए कहिए, उनको आने दीजिए। ठीक ना। भगत सिंह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं है? यानी भगत सिंह जो है एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि क्या जब इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़कर जो है यहाँ पे जर्मनी के खिलाफ जब वे खड़े हो गए थे तो क्या वो पॉलिटिक्स नहीं था? वो भी पॉलिटिक्स था। तब हमारे देश के उपदेशक कहाँ थे? यानी तब हमारे देश के उपदेशक लोग कहाँ थे? वे क्यों नहीं जाकर कहें उस जो है इंग्लैंड के विद्यार्थियों से, यानी उनसे भी जाकर कहते हैं कि जाकर शिक्षा हासिल करो। यानी इंग्लैंड के विद्यार्थियों से भी जाकर यही हमारे उपदेशक लोग, हमारे नेता लोग जाकर कहते हैं कि जाइए आप लोग जो है और उनसे कहिए कि वो लोग भी शिक्षा हासिल करें। नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बरदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वो मूर्ख ही रह जाएंगे? यहाँ भी प्रश्न कर रहे भगत सिंह। बताइए क्या जो अहमदाबाद कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, और बरदोली में जो सत्याग्रह हो रही है उसमें यह विद्यार्थी सहायता कर रहे हैं, तो क्या वे विद्यार्थी मूर्ख ही रहेंगे? उनके पास ज्ञान नहीं आएगा? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगत सिंह यह कहते हैं कि सभी देश को आज़ाद कराने वाले नौजवान ही होते हैं। भगत सिंह क्या कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि सभी देश को आज़ाद कराने वाले नौजवान ही होते हैं। यानी किसी भी देश को अगर आज़ाद कराना है तो वहाँ पे नौजवान व्यक्ति ही सक्षम है। क्या अलग अलग रहकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जा सकता है? भगत सिंह का यहाँ पे फिर से प्रश्न है। क्या जिस तरह से विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रखा जा रहा है, नौजवान को भी अलग रखा जा रहा है, नेता लोग अलग रह रहे हैं, तो क्या ऐसे अलग थलग रहकर हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं? क्या इसमें हम लोग सक्षम हैं? सन 1919 की अत्याचार हम भूल नहीं सकते। यहाँ पे कहते हैं कि सन 1919 की अत्याचार जो हुआ उसको हम लोग नहीं भूल सकते। अब क्रांति की ज़रूरत है। अब क्या है? अब क्रांति की ज़रूरत है। हमें पॉलिटिक्स के भी ज्ञान भी हासिल करना है और ज़रूरत पड़ने पर मैदान में कूद पड़ना है। भगत सिंह कहते हैं कि हम जानते हैं कि 1919 की जो घटना हुई उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और ऐसे में अब हम उस घटना को भूल नहीं सकते हैं और भूलने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्रांति की ज़रूरत है। क्योंकि हम देश की आज़ादी के लिए क्रांति की ज़रूरत है। हमें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करना है, हमें पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करना है और ज़रूरत पड़ने पर मैदान में भी कूद पड़ना है। अब इससे बचने का कोई और उपाय नज़र नहीं आता। और भगत सिंह कहते हैं कि हमें तो भाई अब आज़ादी के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं, पॉलिटिक्स में भी आएंगे और ज़रूरत पड़ा तो युद्ध के मैदान में भी कूद पड़ेंगे। अब इससे बचने का कोई नज़र ही नहीं आता, इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। यानी मैं इससे भागने वाला नहीं हूँ। यानी इस लेख के माध्यम से भगत सिंह जो है राजनीतिक लीडरों को ये कहें कि जितने भी लीडर्स हैं उनके भी मन में जो विचार चल रहा था उनके विचार का खंडन कर रहे थे। यहाँ पे इस गवर्नमेंट का जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता लोग थे, उनका सोच था कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी नौजवान राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। जबकि भगत सिंह और जितने भी नौजवान विद्यार्थी थे, युवा वर्ग के लोग थे, वे लोग चाहते थे कि वे राजनीतिक क्षेत्रों में
हस्तक्षेप करें, उसमें सम्मिलित हो, उसमें अब काम करें और उससे जो ज्ञान मिल रहा है उसी से वो शिक्षित हों, हर एक पहलू के बारे में समझे, जाने और आने वाले देश की बागडोर को अच्छे तरीके से संभाल सकें। भगत सिंह, ये भी उनका कहना था कि ये जो गवर्नमेंट है जो मनाही करती है पॉलिटिक्स में नहीं आने के लिए, तो क्या पॉलिटिक्स में बूढ़े लोग आ सकते हैं? क्या अगर देश की आज़ादी की बात की जाए तो जहाँ पे नौजवानों को मना किया जाता है, तो क्या बूढ़े लोग इस देश के लिए अपना धन दौलत जो है, अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर विद्यार्थियों को, नौजवान लोगों को राजनीति में आने से लिए क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि यही तो विद्यार्थी, यही नौजवान लोग कल जो आगे चलकर देश को आज़ाद कराएंगे, देश के बागडोर को हाथ में लेंगे, तो फिर इन्हें क्यों रोका जा रहा है? ठीक ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं और जो कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है। हम लोग जितने भी विद्यार्थीगण हैं वे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स का ज्ञान भी लेंगे, यानी राजनीतिक चीज़ों का ज्ञान भी लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो देश की आज़ादी के लिए युद्ध मैदान में भी कूद पड़ेंगे। ठीक ना। तो ये सारांश था और कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है भगत सिंह की गतिविधियों से का क्या अपेक्षाएं हैं, यानी भगत सिंह की गतिविधियों से क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर है भगत सिंह की गतिविधियों से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला है क में भगत देश को आज़ाद कराने में तन मन धन से सहयोग करें, यानी भगत सिंह का तात्पर्य था, मतलब था, कहना था उनका, भगत सिंह कहते थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लोग जो है तन मन धन से सहायता करें, सहयोग करें। विद्यार्थी अलग अलग रहते हुए भी अपने देश के अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं जो अलग अलग उनका संगठन है, जो है स्टूडेंट यूनियन है, वो सभी अलग अलग रहते हुए भी देश की स्थिति को बचाए रख सकते हैं और इसकी सेवा कर सकते हैं। तीसरा है वह पढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखे और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े। भगत सिंह ये भी कहते थे कि जितने भी युवा वर्ग हैं, जितने भी ये स्टूडेंट हैं, वे अपना एजुकेशन लें, अपना पढ़ाई करें, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल ज्ञान भी जरूरी है और ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ता है तो सभी विद्यार्थी जो है युद्ध के मैदान में भी कूद पड़ेंगे। वे एक क्रांति के लिए तत्पर थे, यानी भगत सिंह जानते थे और लोगों से, विद्यार्थियों से भी कहते थे कि हम लोगों को हमेशा एक क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहना है। ठीक ना। यही इनकी गतिविधियों का अपेक्षाएं हैं, यही चाहते थे भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उनको राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। उत्तर है भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे मानते थे, यानी भगत सिंह मानते थे कि इसके लिए ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो अपने तन मन धन सब कुछ देश को जो है समर्पित कर दे और पागलों की तरह देश की सेवा करें। त्यागमय कार्य घर परिवार में, यानी भगत सिंह कहते हैं कि जो भी त्यागमय कार्य होता है तो ऐसे कार्य आप घर परिवार में रहकर संभाल नहीं सकते, ऐसे कार्य आप नहीं कर सकते। जब आप अपने मोह माया से अलग होंगे तभी ऐसा कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थी चूँकि पारिवारिक जंजालों से मुक्त होता है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं वे अपने घर बार से अलग होते हैं, अपने पारिवारिक मामले से अलग होते हैं, क्योंकि उनका शादी विवाह बाल बच्चा नहीं होता है। ठीक ना। तो उनकी राजनीतिक सक्रियता उस देश की आवश्यक थी। तो कहा जाता है कि अगर इन विद्यार्थियों को अगर राजनीतिक क्षेत्र में इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। भगत सिंह इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकालकर राजनीतिक में भागने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी भगत सिंह जानते हैं कि ये जो स्टूडेंट हैं वे इनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, पारिवारिक मामलों से कुछ लेना देना नहीं है, इनके आगे कुछ कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है। और ऐसे में ये जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे इसी ज्ञान के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ाएंगे और देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीतिक क्षेत्र में भी भाग लेना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर है भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, यानी भगत सिंह सोचते थे कि देश की को कैसे जो है देश सेवकों की आवश्यकता है। इसको भी देख लेते हैं। भगत सिंह का समय आज़ादी के संघर्ष का समय था, क्योंकि जब भगत सिंह थे उसमें तो उसमें देश में आज़ादी के लिए युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में नवयुवकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, यानी नौजवान लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
वे मानते थे, भगत सिंह मानते थे कि आज के युवकों की आवश्यकता है जो देश की आज़ादी के लिए तन मन धन अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दे। यानी भगत सिंह मानते हैं कि आज इस देश में ऐसे नवयुवक, ऐसे नौजवान लोगों की आवश्यकता है जो अपना तन मन धन देश को अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए न्यौछावर कर दें। यह विद्यार्थी पढ़ने वाले के साथ साथ पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखे और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े। वह एक भारी क्रांति के लिए सदैव तत्पर थे। यानी भगत सिंह कहते हैं कि ये जो विद्यार्थी लोग हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ने में व्यस्त हैं, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, इसके साथ साथ आपको पॉलिटिक्स का भी ज्ञान लेना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र का भी ज्ञान लेना चाहिए और आपको हमेशा एक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े हमें युद्ध में कूद पड़ना है। और भगत सिंह हमेशा के लिए एक भारी क्रांति के लिए सदैव कहते थे कि हम लोगों को एक भारी क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यह कुछ क्वेश्चन है इस अध्याय से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग अगला जो है डिस्कस करेंगे सुखदेव के नाम का पत्र जो है सारांश का, ठीक ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।